बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्लिनिकल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो पहला जो क्लिनिकल हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सोस एब्सेस। सोस के बारे में बताना चाहूँ कि जो सोस मेजर मसल है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल होता है। ठीक हो गया। जो एब्डोमिन की पोस्टीरियर वॉल बनाता है, तो आपको नजर आ रहा होगा मीडियली जो मसल है सोस मेजर, और यही सोस मेजर मसल इलियाकस मसल के साथ मिलकर इलियोपसॉस बनाता है, और ये दोनों मसल इंसर्ट होते हैं लेजर ट्रोकांटर ऑफ फीमर के ऊपर। ठीक हो गया। तो हम पढ़ने वाले हैं सोस एब्सेस। चूंकि जो सोस मेजर मसल है ये वर्टिब्रल कॉलम से निकलता है, तो वर्टिब्रल कॉलम जो टीबी होता है, तो टीबी फैलाने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो वर्टिब्रल कॉलम से इस सोस मेजर के ऊपर आ सकता है, और सोस मेजर को कवर करने वाला एक फेशिया होता है जिसको बोलते हैं सोस फेशिया, और इसी फेशिया की सुपीरियर थिकनिंग होती है, उस थिकनिंग को बोलते हैं मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, और क्वाड्रेटस लंबोरम की थिकनिंग को बोलते हैं लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, और मीडियन आर्कुएट लिगामेंट के पीछे से आयोटा पास करता है। तो मैं बताना चाह रहा था कि वर्टिब्रल कॉलम का इन्फेक्शन या टीबी, तो वो वर्टिब्रल कॉलम से होता हुआ सोस मेजर मसल, क्योंकि सोस मेजर मसल इन्हीं जगह से निकलता है, बॉडी ऑफ लंबर वर्टिब्रा से निकलता है। ठीक हो गया। तो अगर ये पस या एब्सेस होगा तो वो सोस मेजर मसल के ऊपर आएगा, तो वो सोस फेशिया की थिकनिंग कर देगा, और सोस फेशिया थिकन होकर एक स्टॉकिंग लाइक ट्यूब बनना शुरू हो जाएगा। कि नॉर्मली फेशिया थोड़ा सा लूज होता था, लेकिन फेशिया इतना ज़्यादा टफ हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी बढ़ जाती है, तो वो इतना ज़्यादा स्टॉकिंग ट्यूब लाइक हो जाएगा, जिस तरह ये बॉल पॉइंट होता है, तो इतना ज़्यादा रिजिड हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो सोस एब्सेस किस वजह से हो सकता है? लंबर वर्टिब्रा के इन्फेक्शन की वजह से, स्पेसिफिकली इसके टीबी की वजह से हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद आप इलिक फेशिया की बात करते हो, जो इलियाकस मसल या इलिक फोसा से निकलता है, उसको कवर करने वाला फेशिया उसको बोलते हैं इलिक फेशिया। अब इलियाकस को कवर करने वाला इलिक फेशिया, उसके दो पार्ट कर लेते हैं, सुपीरियर पार्ट, इंफीरियर पार्ट। जो हम इंफीरियर पार्ट की बात करते हैं, तो इंफीरियर पार्ट को हम कह सकते हैं टेंस होता है, लेकिन जो सुपीरियर पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लूज होता है, वो एक फेशिया बनाता है जिसको बोलते हैं इलियाको सबफेशियल फोसा। एक फोसा बनाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलियाको सबफेशियल फोसा। जब आपने इलियाकस मसल देखा था, तो इलियाकस मसल के ऊपर जो फेशिया, उसी का जो सुपीरियर पार्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा लूज होता है। मैं आपको यहाँ से डायग्राम से दिखा देता हूँ। तो अगर आप इस डायग्राम से देखते हो, तो ये वाला आपको नजर आ रहा होगा इलियाकस मसल। ये कौन सा मसल है? इलियाकस मसल। इसको कवर करने वाला जो फेशिया होगा उसको बोलेंगे इलियाकस या इलियक फेशिया। इलियक फेशिया का जो सुपीरियर पार्ट होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, पर एक छोटा सा इस तरह का फोल्ड बना लेता है, इसको बोलते हैं इलियाको सब फेशियल। वाइट इसका इलियाको क्योंकि इलियाकस रिलेटेड है, सब फेशियल का मतलब फेशिया के नीचे पड़ा हुआ है, डीपली पड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं इलियाको सब फेशियल फोसा। ठीक हो गया। और ये वाला इलियाको सब फेशियल फोसा, वाइट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, स्पेसिफिकली अगर राइट साइड की बात करते हैं, राइट साइड पे सीकम और अपेंडिक्स, और लेफ्ट साइड पे सिग्मॉइड कोलन, क्योंकि सोस में तो दोनों साइड पे होता है, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी। तो जो राइट साइड पे सीकम और अपेंडिक्स और लेफ्ट साइड पे सिग्मॉइड कोलन, वो इस फोसा के अंदर ट्रैप हो सकते हैं, और इस फोसा के अंदर ट्रैप होने के बाद काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा और हर्निएशन होना देखने हर्निएशन होती है, और हर्निया में स्ट्रैंगुलेशन होती है, स्ट्रैंगुलेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा शार्प पेन देखने को मिलता है। एक अगली बात, इसके बाद आपने देखा था कि किडनी, यूरेटर, सीकम, ये स्ट्रक्चर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के करीब लगे होते हैं, पीछे की तरफ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जो पीछे जो मसल होता है वह सोस मेजर और इलियाकस, इन दोनों को मिला के बोलते हैं इलियोपसॉस। एक बात आपने नोट करनी है, ये सारे मिसरा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के एडजेसेंट होते हैं। ठीक हो गया। और इलियोपसॉस ये भी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बनाते हैं। अब इलियोपसॉस का मेन फंक्शन होता है थाई की फ्लेक्शन, और जब थाई की एक्सटेंशन होती है तब इलियोपसॉस की रिलैक्सेशन होती है, और जब मसल की रिलैक्सेशन होती है तो मसल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होता है, काफ़ी ज़्यादा लेंथन होता है। जब मसल की स्ट्रेचिंग होती है तो वो साथ वाले विसरा को भी साथ कॉन्टैक्ट कर रही है, और साथ वाले विसरा की अगर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो कॉन्टैक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा शार्प पेन देखने को मिलता है। तो फिर एक टेस्ट परफॉर्म कराती है जिसको बोलते हैं इलियोपसॉस टेस्ट। इसमें हिप जॉइंट की या थाई की एक्सटेंशन कराते हैं, एक्सटेंशन की वजह से इलियोपसॉस मसल की स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग होने की वजह से वो अगर कॉन्टैक्ट करता है इन्फ्लेम विसरा को तो काफ़ी ज़्यादा शार्प पेन देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं अपेंडिक्स का पेन, तो अपेंडिक्स के पेन को चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए आया कि अपेंडिक्स इन्फ्लेम है या नहीं है, तो इलियोपसॉस या सोस टेस्ट परफॉर्म कराते हैं। ठीक हो गया। और अगर ये पॉजिटिव टेस्ट आता है, इसका मतलब पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और इस पेन की मेन वजह अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन है। इसके बाद हम देख लेते हैं पार्शियल लंबर सिंपैथेक्टमी। सिंपैथेक्टमी का मतलब होता है सिंपैथेटिक गैंग्लियन को रिमूव कर देना। लंबर का मतलब होता है लंबर रीजन की, और लंबर रीजन के जो सिंपैथेटिक वाले होते हैं, L1 L2 वाले जो होते हैं फाइबर्स, इन्होंने सप्लाई करना है लोअर लिम्ब को। तो अगर लोअर लिम्ब का वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं रेनॉल्ड डिजीज, तो ये रेनॉल्ड डिजीज को ट्रीट करने के लिए लंबर सिंपैथेटिक गैंग्लियन को रिमूव कर देते हैं सर्जिकली, तो उसको बोलते हैं सिंपैथेक्टमी। और
पार्शियली इसलिए करते हैं कि कुछ डिवीजन को स्पेसिफिक पार्ट को रिमूव कर देते हैं। जैसे L1 का कुछ पार्ट जो थाई की तरफ एक्सटेंड कर रहा है उस पार्ट को रिमूव कर देंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल लंबर सिम्पैथेटिकमी। अब इसके बाद जो पार्शियल लंबर सिम्पैथेटिकमी है, इसकी जो अप्रोच होती है वो होती है लैटरल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच। अब लैटरली क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सिम्पैथेटिक गैंग्लियन की चेन वो लैटरली दोनों साइड के ऊपर पड़ी होती है। व्हाई इट इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल? क्योंकि ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया या फैटी टिश्यू से काफ़ी ज़्यादा बाहर पड़ी होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कॉन्टैक्ट करती है। ठीक हो गया? तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जो सिम्पैथेटिक ट्रंक होता है वो सोस मेजर मसल और लंबर वर्टिब्रा बॉडी के दरमियान में होता है। ठीक है? इन दोनों के दरमियान में आपको ये देखने को मिलता है। तो सिर्फ इसमें काम की बात आपने ये याद रखनी है। उसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि जब ये टेक्निक परफॉर्म करते हैं तो जेनिटोफीमोरल नर्व, लंबर, लिम्फेटिक्स और यूरेटर 3 स्ट्रक्चर को प्रिजर्व रखती है। काफ़ी ज़्यादा इनको केयर करनी पड़ती है कि अगर ये स्ट्रक्चर डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसको आपने याद रखना है ग्लूटामेट से। ग्लूटामेट की शॉर्ट फॉर्म होती है GLU। तो G से बनता है जेनिटोफीमोरल, L से लंबर लिम्फेटिक और U से बनता है यूरेटर। अब इसके बाद देख लेते हैं पल्सेशन ऑफ अयोर्टा एंड एब्डोमिनल अयोर्टिक एन्युरिज्म। जो पल्सेशन ऑफ अयोर्टा और एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्युरिज्म के इस क्लिनिकल की 3 पार्ट हम कर लेते हैं। पहला है अयोर्टा की कंप्रेशन। नॉर्मली अयोर्टा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर पड़ा होता है पीछे की तरफ, तो उसकी आपकी पल्सेशन फील नहीं होती। लेकिन इससे आगे पैनक्रियाज और स्टोमक पड़े होते हैं, तो फिर अगर पैनक्रियाज या स्टोमक की इन्फ्लेमेशन या ट्यूमर हो तो वो अयोर्टा को पीछे की तरफ धकेल देंगे, तो अयोर्टा की पल्सेशन देखने को मिलेगी। अब दूसरा क्लिनिकल है एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्युरिज्म। एन्युरिज्म किसी भी आर्टीरियल वॉल का डिसऑर्डर होता है। इसमें यह होता है कि जो आर्टरी की दीवार है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगी और आपको पता है कि आर्टरी के अंदर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो फिर अगर आर्टीरियल वॉल वीक हो गई है तो जो वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो एक वीकेंड स्वेलिंग सी देखने को मिलेगी जो वॉल की वीकनेस की वजह से होगी, तो उसको बोलते हैं एन्युरिज्म। ठीक हो गया? और ये एन्युरिज्म हमें स्पेसिफिकली लेफ्ट और मिड लाइन में देखने को मिलता है क्योंकि अयोर्टा थोड़ा सा लेफ्टवर्ड देखने को मिलता है और ये पल्सेटाइल मास थोड़ा सा मूव भी करता है साइड टू साइड। तो ये इसकी पहचान है कि लेफ्ट ऑफ मिड लाइन में होगा और ये साइड टू साइड मूव कर सकता है। इसके बाद अगला क्लिनिकल आपने ये देखना है कि अगर ब्लीडिंग होती है पेल्विस के अंदर या लोअर लिम्ब के अंदर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एब्डोमिनल एयोर्टा को कंप्रेस करते हैं। आपको एक बात तो पता है कि एब्डोमिनल एयोर्टा L4 वर्टिब्रा पे आके खत्म हो जाता है। किसमें खत्म होता है? ये कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी 2 में खत्म हो जाती है, इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी ने सप्लाई करना है पेल्विस को और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ने सप्लाई करना है फीमोरल आर्टरी बन के लोअर लिम्ब को। तो अगर लोअर लिम्ब के अंदर ब्लीडिंग है या पेल्विस के अंदर ब्लीडिंग है तो उसको ठीक करने के लिए या ब्लीडिंग को कम से कम करने के लिए एब्डोमिनल एयोर्टा को L4 वर्टिब्रा के अगेंस्ट कंप्रेस करते हैं। इसके बाद कोलैटरल रूट फॉर एब्डोमिनल पेल्विक वेनस ब्लड। एक तो आपको कोलैटरल रूट पता था जो आपने थोरैक्स के अंदर पढ़ा था, वो था थोरैको एपिगैस्ट्रिक वेन। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जो थोरैको एपिगैस्ट्रिक वेन ये अपर लिम्ब की वेन जिसको बोलते हैं लैटरल थोरैसिक वेन से कम्युनिकेट करती है और दूसरी तरफ लोअर लिम्ब के अंदर सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन। जो लैटरल थोरैसिक वेन इसने जाना है एक्सिलरी वेन के अंदर, जबकि सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन इसने जाना था ग्रेट सेफनेस वेन के अंदर। ग्रेट सेफनेस वेन है फीमोरल वेन के अंदर जाना था। ठीक हो गया? तो इन दोनों को वेन को जोड़ने वाला होती है थोरैको एपिगैस्ट्रिक। जबकि एक और वेन है सुपीरियर और एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक है इसने खत्म हो रहा है सुपीरियर वेना कैवा में। जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक ये होती है मस्कुलोफ्रेनिक है, जबकि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक ये इंफीरियर वेना कैवा में खत्म होना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कोलैटरल रूट प्रोवाइड करती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कोलैटरल रूट वो है एपिड्यूरल वीनस प्लेक्सस। ठीक हो गया? एपी का मतलब एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल वीनस प्लेक्सस जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है। ये किससे कम्युनिकेट करता है? ये सिस्टमिक वेन से भी कम्युनिकेट करता है और इसके साथ हम सॉरी ये इंफीरियर वेना कैवा की वेन के साथ भी कम्युनिकेट करता है और सुपीरियर वेना कैवा की वेन के साथ भी। कैसे? जो एपिड्यूरल वीनस प्लेक्सस है वो कम्युनिकेट करता है लंबर वेन के साथ और लंबर वेन खत्म होती है इंफीरियर वेना कैवा में। और इसी के साथ साथ जो एपिड्यूरल वीनस प्लेक्सस है ये इजाइगस वेन के साथ भी कम्युनिकेट करता है और इजाइगस वेन खत्म होनी है सुपीरियर वेना कैवा में। तो इस तरह आपको 3 कोलैटरल रूट देखने को मिलते हैं जिसमें सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा के दरमियान कनेक्शन। पहला था थोरैको एपिगैस्ट्रिक वेन, दूसरा सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन और जो तीसरा होता है वो एपिड्यूरल वीनस प्लेक्सस। तो एग्जाम में एमसीक्यू में या एससीक्यू में आ सकते हैं, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। बाकी ये इंफीरियर वेना कैवा की नॉर्मली बता रहा है, ये हमने एमडीयू के अंदर पढ़नी है। तो ये खत्म हो गया हमारे क्लिनिकल्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।